वेलकम स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, एक बॉडी होगी जो इक्विलिब्रियम में होगी जबकि उस बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक साथ एक्ट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उन पर उस बॉडी पर लगने वाले जो कंकरेंट फोर्सेस हैं, तो कंकरेंट फोर्सेस का मायने क्या होता है। तो कंकरेंट फोर्सेस तो किसी बॉडी के एक ही पॉइंट पर, ठीक है, यदि बहुत सारे फोर्सेस डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के एक साथ एक्ट कर रहे हो तो उन सभी फोर्सेस को हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे कंकरेंट फोर्सेस जो हैं किसी बॉडी पर यदि एक्ट कर रहे हो फिर भी बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, या तो बॉडी रेस्ट में हो या यदि वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है पहले से तो उसी वेलोसिटी से वो कंटिन्यू करे अपनी मोशन को, जबकि बहुत सारे फोर्सेस एक साथ उस पर एक्ट कर रहे हैं उसके एक ही पॉइंट पर। ठीक है, तो बहुत सारे कंकरेंट फोर्सेस जब किसी बॉडी के एक ही पॉइंट पर इस तरह से एक्ट करें कि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में हो, जिसका अर्थ मैंने अभी समझाया, तो वैसी स्थिति में उन फोर्सेस के बीच कैसा रिलेशन होगा, उसके लिए क्या कंडीशन होगी, उसकी बात करने जा रहे हैं। तो व्हेन a number of concurrent forces keep a body in equilibrium इसका मतलब मैंने समझा दिया आपको। then the vector sum of all those forces must be zero। ये है वो कंडीशन, must be zero। तो किसी बॉडी पर बहुत सारे, मान लो कि इन फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, वो फोर्सेज F1 F2 डॉट 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 अप टू Fn हैं, इन फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं और ये सभी फोर्सेस किसी बॉडी पर एक साथ एक्ट कर रहे हैं, किसी बॉडी के एक ही पॉइंट पर एक साथ एक्ट कर रहे हैं, यानी कंकरेंट फोर्सेस हैं ये। और उसके कारण वो बॉडी यदि इक्विलिब्रियम में है, जिसका मायने मैंने बता दिया, मैं रिपीट कर दूं, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी का मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल दोज फोर्सेस। ठीक है, तो ये एक रेस्ट वाली इक्विलिब्रियम हुई। और यदि बॉडी किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, पहले से मूव कर रही थी, तो उसी वेलोसिटी से यदि वो कंटिन्यू करती है अपनी मोशन को, जबकि बहुत सारे फोर्सेज उस पर एक साथ एक्ट कर रहे हैं, तो भी बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में ही कहेंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि बॉडी रेस्ट में ही रहे सिर्फ। ठीक है, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव कर रही हो सकती है। ठीक है, तो भी वो इक्विलिब्रियम में ही कहलाएगी। एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो उसके बावजूद भी बॉडी में किसी तरह का एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन नहीं हो पा रहा है अगर, ठीक है, उसकी वेलोसिटी में किसी भी प्रकार से चेंज नहीं आ रहा है, ना ही डायरेक्शनल चेंज आ रहा है, ना ही मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, तो हम समझेंगे कि वो बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है। और ये इक्विलिब्रियम दो तरह की हो सकती है, बॉडी या तो रेस्ट में हो सकता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फोर्सेस, या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ वो मूव कर रहा हो सकता है। तो यदि बॉडी कोई इक्विलिब्रियम में है जबकि उस पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एक साथ, तो कंडीशन ये होती है कि उन सभी फोर्सेस का जो वेक्टर सम है दैट मस्ट बी जीरो, यानी कि उस बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसे जीरो होना पड़ेगा। फोर्सेस तो एक्ट कर रहे हैं बहुत सारे, लेकिन उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है, इसीलिए बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। तो मान लो कि लेट n forces acting on a body are F1 F2 डॉट डॉट Fn, इस तरह से n फोर्सेस एक्ट कर रहे हो एंड दे इफ they keep the body in equilibrium, जिसका अर्थ आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, equilibrium, then the resultant of all those forces, then F1 plus F2 सबका वेक्टर सम, सभी फोर्सेस का
वेक्टर सम n फोर्सेस लिए गए हैं, वेक्टर सम ध्यान देना ये 0 होगा, तो ये है वो कंडीशन। ठीक है, तो अब एक और बात आपको बता दूं कि यदि बहुत सारे फोर्सेस का वेक्टर सम 0 होता है तो उन सभी फोर्सेस को हम किसी पॉलीगॉन के साइड्स के द्वारा भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी जान लो आप लोग। जैसा कि मैंने बताया कि इन फोर्सेस किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं और इन सब का वेक्टर सम 0 हो तो इन सभी फोर्सेस को हम एक पॉलीगॉन के, ठीक है, n साइड्स के द्वारा, n फोर्सेस हैं तो n साइड्स बनेंगे, एक n साइडेड पॉलीगॉन के साइड्स के द्वारा इन सभी फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कि सभी फोर्सेस की डायरेक्शन जो है सेम ऑर्डर में होगी। ठीक है, आइदर इन क्लॉकवाइज सेंस होगी और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगी। समझ में आ रही बात? इसको मैं समझाने के लिए क्या कर रहा हूं कि 3 फोर्सेस मान लेते हैं, किसी बॉडी पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। जैसे कि सपोज करो कि एक बॉडी है m मास की और इस पर एक फोर्स इधर की ओर एक्ट कर रहा है, F1 फोर्स एक्ट कर रहा है, एक फोर्स मान लो कि इधर की ओर F2 एक्ट कर रहा है, राइट, और एक फोर्स मान लो कि F3 इधर की ओर एक्ट कर रहा है, F3 फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। F3 इस दिशा में एक्ट कर रहा है। तीनों फोर्सेस जो हैं इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं। ठीक है, ये तीनों फोर्सेस मिल करके इस मास को इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं। मान लो कि ये बॉडी रेस्ट में है, ये मास जो है रेस्ट में है इन तीनों फोर्सेस के कारण, मतलब इक्विलिब्रियम में है। तो ये जो तीनों फोर्सेस हैं इनका वेक्टर सम 0 होना पड़ेगा, यानी कि F1 प्लस F2 प्लस इफ m इज इन इक्विलिब्रियम F1 प्लस F2 प्लस F3 जो होगा इसे 0 होना पड़ेगा। अब ये अगर 0 है, इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम 0 है, तो तुम देखो मैंने अभी कहा कि यदि n फोर्सेस किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखे हुए तो उन सभी n फोर्सेस को हम एक पॉलीगॉन के n साइड्स के द्वारा, जो कि जिन सबका ऑर्डर सेम होगा, सेम सेंस में होगा, उसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने इन 3 फोर्सेस की मदद से एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखते हुए और इन 3 फोर्सेस को मैं एक ट्रायंगल के 3 साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करूंगा और मैं प्रूव कर दूंगा कि अगर उन सभी साइड्स का जो ऑर्डर है, सेंस है, डायरेक्शन है, सेम सेंस में है, तभी जाकर के F1 प्लस F2 प्लस F3 जो है 0 होगा। तो इस बॉडी पर लगने वाले इन तीनों फोर्सेस को देखो गौर से, एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा इधर, तीसरा इधर। ये बताओ कि इस फोर्स को मैं अलग से अगर दिखाऊं, अब एक ट्रायंगल के साइड्स के द्वारा मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, तो इतनी बड़ी इतनी लेंथ की एक फोर्स लो, इतनी मैग्नीट्यूड की, तो ये हो गया मान लो F1 फोर्स बिना डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए। ठीक है, और अब क्या करो कि ये दूसरा फोर्स जो है इसको इसके हेड पर रखो, इसी डायरेक्शन में इसके पैरेलल लेते हुए, उसी लेंथ का फोर्स लेते हुए, तो ये मान लो कि ये हो गया तुम्हारा F2, ये रहा F2 फोर्स। ठीक है, तो ये जो F3 होगा, ये जो F3 है तुम्हारा, इसकी डायरेक्शन देखो तुम इधर की ओर आ रहा है, तो ये इसके पैरेलल यदि हम एक फोर्स, तीसरा फोर्स दिखा दें तो तुम देखो यदि ये F3 है तो साफ दिख रहा है ना तुम्हें कि ये ट्रायंगल, मान लो कि ये ट्रायंगल जो है ABC बन रहा है, तो इस ट्रायंगल ABC के ये तीनों साइड्स हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, मतलब कि यदि एक बॉडी पर लगने वाले 3 फोर्सेस जो है इसको इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं, तो इन तीनों फोर्सेस को हम एक ट्रायंगल के 3 साइड्स के द्वारा इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि तुम देखो सेम सेंस का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये फोर्स इधर की ओर इशारा कर रहा है, ये दूसरा फोर्स इधर की ओर इशारा किए हुए है, मतलब यू और तीसरा फोर्स, मतलब कि एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये तीनों फोर्स जो हैं डायरेक्शन अपनी लिए हुए हैं। ठीक है, तो सेम ऑर्डर का मतलब ये हुआ। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज सेंस भी हो सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों फोर्सेस को इस ट्रायंगल के 3 साइड्स के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सके हैं और इन तीनों फोर्सेस को हमने सेम सेंस में लिया है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इनकी डायरेक्शन को कंसीडर किया है। और तब जो है मैं अभी प्रूफ कर देता हूं कि F1 प्लस F2 प्लस F3 यानी कि तीनों का वेक्टर सम जो है 0 होगा। तो पहले ये बताओ F1 प्लस F2 कितना होगा? इस वेक्टर
और इसकी हेड पर दूसरी की टेल को हम रखे हुए हैं, तो ये वाला वेक्टर जो होगा ये होगा तुम्हारा रिजल्टेंट, ये होगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब F1 प्लस F2, दिस विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो फोर्स है ध्यान देना, इन दोनों का रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स F1 और F2 के रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, AB की ओर, A से C की ओर होगा। लेकिन हमने ये जो तीसरा साइड जो रिप्रेजेंट किया है F3 फोर्स के द्वारा, ये तो CA है और दोनों की लेंथ सेम है, AC और CA दोनों की लेंथ मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो एक तरह से देखो तो ये R वेक्टर जो कि रिजल्टेंट हुआ F1 और F2 का, ये हो गया तुम्हारा AC वेक्टर, ठीक है। और इसमें हम यदि F3 को जोड़ देते हैं तो चूंकि R और F3 दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शंस क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शंस हो गए। तो R प्लस F3 का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और R तो तुम्हारा F1 प्लस F2 है, तो हम कह सकते हैं कि F1 प्लस F2 प्लस F3 जो है क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि यदि F1 प्लस F2 प्लस F3 का सम 0 है, यानी कि यदि किसी बॉडी पर तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, उन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम 0 है, यानी उन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। या यूं कहो कि यदि बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है, तो उन तीनों फोर्सेस ट्रायंगल के थ्री साइड्स के द्वारा, थ्री कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के द्वारा टेकन इन द सेम ऑर्डर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा हमने बताया कि ऐसा कर सकते हैं, और वैसी स्थिति में उन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम क्या होगा, 0 होगा। और यदि ऐसा हुआ तो इन तीन फोर्सेस को तीन साइड्स के द्वारा एक ट्रायंगल के टेकन इन द सेम सेंस, ठीक है, जिसका मतलब तुम समझ चुके हो, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात सिर्फ तीन फोर्सेस की नहीं है, तीन की जगह 300 फोर्सेस हो सकते हैं, बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं। तो जैसे तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट सम जो है 0 आया है, तो हम एक पॉलीगॉन लिए, पॉलीगॉन ट्रायंगल इज आल्सो ए पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स, तो इसके तीनों साइड्स के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन तीनों फोर्सेस को टेकन इन द सेम ऑर्डर। सिमिलरली यदि बहुत सारे फोर्सेज एक्ट कर रहे हो बॉडी के ऊपर, ठीक, और फिर भी बॉडी रेस्ट में हो या इक्विलिब्रियम में हो, चाहे मोशन वाले इक्विलिब्रियम हो, ठीक है, तो वैसी स्थिति में उन सभी एन फोर्सेस को एक एन साइडेड पॉलीगॉन के साइड्स के द्वारा, एन साइड्स के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वैसी स्थिति में जबकि बॉडी रेस्ट में हो या इक्विलिब्रियम में है, तो उन सभी साइड्स के जो सेंस होंगे, डायरेक्शन जो होगा, क्योंकि वो सभी साइड्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो उन सभी वेक्टर्स का जो सेंस होगा, सेंस ऑफ रोटेशन होगा, वो सेम होगा, इधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ तो हमने ट्रायंगल के केस में समझाया है, दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड फॉर एन साइडेड पॉलीगॉन इन केस एन फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी कीपिंग द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है? अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात वो है कि एक थ्योरम है जिसको लैमिस थ्योरम कहते हैं, और उसको मैं समझाने जा रहा हूं पहले, और उसकी मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लैमिस थ्योरम, इसके बाद हम समझ लें ये क्या है। तो पहली बात कि लैमिस थ्योरम जो है ना, दैट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम, ये पहले इसका स्टेटमेंट में लिख दूं कि इफ थ्री फोर्सेस keep a body in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between other two forces, ठीक है। ये कहता है लॉ कि यदि किसी बॉडी पर तीन फोर्सेस, ध्यान देना, तीन से कम भी ना हो, तीन से ज्यादा फोर्सेस भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो लैमिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो यदि किसी बॉडी पर तीन फोर्सेज एक साथ एक्ट कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ तीन फोर्सेज,
और इस तरह से कि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब मैं रिपीट नहीं करूंगा इक्विलिब्रियम का मतलब। तो तीन फोर्सेस अगर किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखते हैं तो वैसी स्थिति में ये थ्योरम कहता है कि प्रत्येक फोर्स की जो वैल्यू है वो रिमेनिंग जो टू फोर्सेस हैं उनके बीच की एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, पहले तो इस बॉडी को मैं शो कर दूं। मान लो कि एक बॉडी है ये, और इस बॉडी पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है F1 फोर्स, और सपोज करो कि F2 फोर्स इधर की ओर एक्ट कर रहा है, और F3 फोर्स जो है इधर की ओर एक्ट कर रहा है। और ये तीनों फोर्सेस जो हैं इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये बताओ कि F2 और F3 के बीच कुछ एंगल है, इन दोनों फोर्सेस के बीच कुछ एंगल है ना। मान लो कि F2 और F3 के बीच की एंगल अल्फा है, ठीक है। सिमिलरली मान लो कि F3 और F1 के बीच की एंगल जो है बीटा है, ठीक है। F3 और F1 के बीच की एंगल बीटा है मान लो, और F1 और F2 के बीच की एंगल मान लो कि ये गामा है, ठीक है। तो ये प्रत्येक टू फोर्सेस के बीच कुछ कुछ एंगल्स है। तो सपोज करो कि F2 और F3 के बीच की एंगल अल्फा, F3 और F1 के बीच की एंगल बीटा, F1 और F2 के बीच की एंगल गामा है। तो ये थ्योरम कहता है कि प्रत्येक फोर्स, मान लो कि इसी फोर्स की बात करें, तो ये थ्योरम कहता है कि प्रत्येक फोर्स F1 जैसे हुआ तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं सिर्फ कि F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू फोर्सेस। तो इसको छोड़ करके कौन कौन से रिमेनिंग टू फोर्सेस ये बच गए, F2 और F3, इन दोनों के बीच की एंगल क्या है, अल्फा है। तो कहता है कि F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, ठीक है। या यूं कहो कि F1 इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू साइन अल्फा, ज्यादा अच्छा होगा। और यूं कहो कि F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। सिमिलरली ये थ्योरम ये भी कहता है कि दूसरा फोर्स ये जो है F2 की अगर बात करें तो F2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू फोर्सेस। इस फोर्स को छोड़ करके रिमेनिंग टू फोर्सेस कौन हो गए, F1 और F3 हो गए। इनके बीच की एंगल कितनी है, बीटा है। तो F2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा, ठीक है। और F2 विल बी इक्वल टू K इनटू साइन बीटा, ठीक है। और F2 अपॉन साइन बीटा विल बी इक्वल टू K से दिस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सिमिलरली F3 will be directly proportional to the sine of the angle between F1 and F2 और F2 के बीच के एंगल के गामा के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये F3 will be directly proportional to sin गामा, ठीक है। या यूं कहो कि F3 is equal to K into sin गामा, और F3 अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू K। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 3 कहें तो एक्चुअल में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से तुम देखो तो तीनों का राइट हैंड साइड तो K है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा, ठीक है। यानी कि ईच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू फोर्सेस। तो इन तीनों से हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। तो अगर हम ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है लेनिज थ्योरम का, इसे चाहे तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए था। तो मैथमेटिकली F1 by sin alpha is equal to F2 by sin beta is equal to F3 by sin gamma। तो लेनिज थ्योरम का ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। जो कुछ स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है वो मैथमेटिकली इस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा। अब इसे हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसे हम साबित करेंगे। तो प्रूफ कैसे करेंगे भाई, तो चलो यहां प्रूफ कर दें। तो प्रूफ करने का तरीका बड़ा ही आसान है। एक बात बतलाओ, अभी जस्ट मैंने तुम लोग को समझाया कि यदि तीन फोर्सेस जो हैं किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं तो उन तीनों फोर्सेस को हम किसी ट्रायंगल के 3 कॉन्सेक्यूटिव साइड्स के द्वारा टेकन इन द सेम ऑर्डर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं।
जैसे कि इसी की बात करें अगर, तो इस फोर्स में, इसमें 3 फोर्सेस को हम कैसे शो कर सकते हैं? तो चलो F1 की बात करें, तो F1 की डायरेक्शन इधर ले लो, F1 को शो कर देते हैं हम इधर की ओर, ये रहा तुम्हारा F1, ठीक है। अच्छा, और ये F2 इधर की ओर है, तो इसके पैरेलल लेते हैं यहां से F2, ठीक है। तो ये रहा आपका F2, दिस इज F2, सेम लेंथ का भी लेना और सेम डायरेक्शन पैरेलल में लेना, ठीक है। और F3 जो है इधर की ओर है, तो इसके पैरेलल ले लो आप यहां से, तो ये रहा आपका F3। यानी कि हमने ये तीनों फोर्सेस को हमने एक ट्रायंगल के 3 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां समझने की बात ये, हमें क्या करना है? इस लेमिस थ्योरम के इस मैथमेटिकल इस फॉर्म को प्रूफ करना है। तो ये बताओ कि हमने कुछ उसमें F1 और F2 के बीच की एंगल गामा ली गई है, तो ये बता F1 इधर की ओर है, F2 ये वाली एंगल गामा ली गई है। तो इन एंगल्स को हम शो कर देते हैं। और F2 और F3 के बीच के एंगल का अल्फा लिया गया है, तो F2 इधर की ओर है और F3 इधर की ओर है, इन दोनों के बीच की एंगल अल्फा ली गई है। अच्छा, और F3 और F1 के बीच की एंगल बीटा ली गई है, यानी F3 ये और F1 के बीच के एंगल, इसको हमने बीटा लिया है। समझ लो बात? तो ये बताओ कि सबसे पहले ये तीनों फोर्स जो इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं, जिसके कारण F1 प्लस F2 प्लस F3 का वेक्टर सम 0 होगा, जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम के लिए। तो यदि ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं? इन तीनों फोर्सेस को एक ट्रायंगल के 3 कंसेक्यूटिव साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मान लो कि वो ट्रायंगल ABC है, ये A है, ये B है और ये C है। मान लो कि इन तीनों फोर्सेस को हम एक ट्रायंगल के 3 साइड्स ABC जो है, ABC ट्रायंगल के 3 साइड्स के द्वारा जैसा दिखाया गया है हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो अब ये बताओ, और साथ ही सभी एंगल्स को भी हमने शो कर दिया। F1 F2 के बीच के एंगल जो है गामा, F2 F3 के बीच के एंगल अल्फा, F3 F1 के बीच के एंगल बीटा, ये सब हमने शो कर दिया, ठीक है। अब ये बताओ कि जब ये एंगल बीटा है तो ये वाली एंगल कितनी होगी? ये पाई माइनस बीटा होगी ना, ये पाई माइनस बीटा होगी। ये एंगल गामा है तो इसको पाई माइनस गामा होना होगा, पाई माइनस गामा होगा। ये एंगल अल्फा है तो इसे पाई माइनस अल्फा होना होगा। बोलो, अब ट्रिग्नोमेट्री में तुमने पढ़ रखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में एक साइन फॉर्मूला होता है। वो क्या कहता है कि किसी ट्रायंगल का प्रत्येक साइड, कोई भी एक साइड डिवाइडेड बाय उस साइड के सामने वाले एंगल का साइन इक्वल होता है दूसरा साइड अपॉन उसके सामने वाले एंगल का साइन इक्वल टू तीसरा साइड अपॉन उसके सामने वाले एंगल का साइन। ये होता है, ये तुम लोग पढ़े हो, साइन लॉ जिसको कहते हैं। तो लेट अस अप्लाई साइन लॉ इन दिस ट्रायंगल ABC। तो फ्रॉम साइन लॉ हम कह सकते हैं कि F1 अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन पाई माइनस बीटा। ध्यान देना, ये कहां से आया? ये साइन फॉर्मूला से आया। इक्वल टू F3 अपॉन साइन पाई माइनस गामा, इसके सामने वाला एंगल साइन पाई माइनस गामा, ठीक है। तो ये बताओ, साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, यानी कि इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा, ठीक है। यही तो है ना मैथमेटिकल फॉर्म लेमिस थ्योरम का। समझ रहे हो बात? तो इस तरह से हमने लेमिस थ्योरम का ये मैथमेटिकल फॉर्म जो है उसको हमने साबित कर दिया यूजिंग ट्रायंगल लॉ। तो ये थ्योरम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस थ्योरम की लिमिटेशन ये है कि ये तभी अप्लाई कर सकते हैं आप किसी बॉडी पर जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, और वो भी अंडर द एक्शन ऑफ ओनली 3 फोर्सेस। 3 से मोर देन 3 फोर्सेस होंगे या लेस देन 3 फोर्सेस होंगे तो ये थ्योरम जो है काम नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे कई सिचुएशन आएंगे
कल हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो तुम देखोगे कि ऐसे कई सिचुएशन आएंगे जहां पर हम लैमिस थ्योरम अप्लाई करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जहां 3 से ज़्यादा फोर्सेस की बात उठेगी, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये थ्योरम यूजेबल नहीं है, यूज़ करना मुश्किल है, नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और इस थ्योरम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये थ्योरम एग्जाम में आता ही आता है, बस इतना समझ लो। 3 नंबर का क्वेश्चन ये, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ लैमिस थ्योरम। स्टेटमेंट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म एंड प्रूफ ऑफ लैमिस थ्योरम। ठीक है, तो जहाँ दिक्कत तो पूछ लीजिएगा आप लोग। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।